नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एग्जाम सीएचओ के पॉइंट ऑफ व्यू में। और आज का हमारा एमसीक्यू वीडियो रहेगा एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन। इसके एमसीक्यूज हम विद रैशनल यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग जो है लगातार जुड़े रहिए, पूरा वीडियो जरूर देखें और अपने आप को इन्वॉल्व करते हुए अपने आंसर जो है वहां पुट करिए, ताकि देख पाते हैं कि आप लोग जो है कितना प्रिपेयर हो चुके हैं और कितना प्रिपरेशन की आपको यहाँ पे जरूरत है। क्वेश्चन है, पोलियो वायरस ट्रांसमिशन डज नॉट अकर थ्रू। पोलियो वायरस का ट्रांसमिशन जो है किसके थ्रू नहीं होता है? ऑप्शन लिखा हुआ है सीवेज के थ्रू। सीवेज जो होता है वो जो नालों के अंदर बहने वाला पानी होता है जिसमें वेस्ट ह्यूमन वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है या फिशेज जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सूलेज के थ्रू, दोनों के थ्रू, या नन ऑफ द अबव। सवाल ने यहाँ पे क्या पूछा आपको कि जो पोलियो वायरस है उसका ट्रांसमिशन डज नॉट अकर, किसके थ्रू नहीं होता है? सीवेज, सुलेज, या दोनों से ही नहीं होता या इनमें से कोई नहीं? वेरी गुड, कुछ लोगों ने जवाब यहाँ पे सही दिया है, कुछ लोगों के जवाब गलत भी है ना। तो कुछ लोगों का जवाब बिल्कुल सही है और उनका जवाब है कि ये पोलियो वायरस जो होता है इसका ट्रांसमिशन सुलेज के थ्रू नहीं होता। बी को, बी जो है वो उसको लॉक किया आप लोगों ने, बी दैट इज सुलेज, और ये बिल्कुल करेक्ट जवाब है। पोलियो वायरस का ट्रांसमिशन जो है वो सुलेज के थ्रू नहीं होता है। कल के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था सुलेज क्या होता है। तो वेस्ट वाटर विदाउट ह्यूमन एक्सक्रीटा इज कॉल्ड सुलेज। वेस्ट वाटर जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? सुलेज। और अगर उसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड, उसको बोलते हैं सीवेज। क्या बोलते हैं? सीवेज। तो सीवेज के थ्रू तो पोलियो वायरस का ट्रांसमिशन होता है, क्योंकि हमने पढ़ा इसका ट्रांसमिशन ओरोफिकल रूट से होता है। तो जिस वाटर में ह्यूमन एक्सक्रीटा होएगा उस वाटर में पोलियो वायरस प्रेजेंट होएगा, लेकिन सूलेज जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा नहीं होता है उसके थ्रू पोलियो वायरस का ट्रांसमिशन नहीं होता। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा बी। नेक्स्ट है 10 डेज रूल इज रिलेटेड टू। हैव यू हर्ड बिफोर? 10 डेज, 10 दिन का रूल किससे संबंधित है? 10 डेज रूल किससे संबंधित है? कोई आइडिया? कुछ लोग आइडिया लगा रहे हैं। ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको। सीवेज डिस्पोजल, एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, रेडिएशन प्रोटेक्शन इन प्रेगनेंसी। किसी भी तरीके का आइडिया अगर आपको है, 10 डेज रूल किससे संबंधित है? लगभग सभी लोग जवाब दे रहे हैं पर गलत जवाब है। हाँ, कुछ लोगों ने सही भी जवाब दिया है। यस, सो द करेक्ट आंसर इज, वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज रेडिएशन प्रोटेक्शन इन प्रेगनेंसी। 10 डेज रूल जो है वो किससे संबंधित है? प्रेगनेंसी में रेडिएशन प्रोटेक्शन से। क्या होता है 10 डेज रूल? तो कोई भी लेडी जो चाइल्ड बियरिंग एज के अंदर है उस लेडी के अंदर ओवुलेशन के बाद में अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट नहीं होता है, तब हमें पता चलता है कि सी इज प्रेग्नेंट। तो हम क्या करते हैं, उस टाइम पीरियड के दौरान रेडिएशन एक्सपोजर जो होता है उससे उस लेडी को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि वी डोंट नो कि सी इज प्रेग्नेंट और नॉट। सो द रूल इज वुमन ऑफ चाइल्ड बियरिंग पोटेंशियल। चाइल्ड बियरिंग पोटेंशियल का मतलब वो वुमन जो चाइल्ड बियर कर सकती है, उसका पोटेंशियल है। वो चाइल्ड बियरिंग पोटेंशियल वाली वुमन जो है उसमें नॉन अर्जेंट एक्सरे, वो एक्सरे जो बिल्कुल अर्जेंट नहीं है, ये एग्जामिनेशन दैट एंटेल्ड पेल्विक इरेडिएशन, जिसमें पेल्विक एरिया का रेडिएशन हो रहा है, शुड बी रेस्ट्रिक्टेड, उसको रेस्ट्रिक्ट करना है फर्स्ट 10 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले 10 दिन, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले 10 दिन, जो 10 दिन का टाइम पीरियड है उस समय जो रेडिएशन है उसका पेल्विक एंटेलमेंट अगर वो बहुत ज्यादा अर्जेंट नहीं है तो उसको जो है अवॉइड करना, रेस्ट्रिक्ट करना 10 डेज का रूल कहलाता है। और ये 10 डेज का रूल जो है वो रेडिएशन प्रोटेक्शन करेगा। अगर लेडी प्रेग्नेंट हो गई है तो रेडिएशन प्रोटेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा। तो हमें क्या करना है, रेडिएशन एक्सपोजर नहीं करना है। तो अगर आपको कोई पूछे 10 डेज रूल किससे संबंधित है तो जवाब होना चाहिए रेडिएशन प्रोटेक्शन इन प्रेगनेंसी। डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, प्रेगनेंसी में रेडिएशन प्रोटेक्शन करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन। रेडिएशन की हम बात कर रहे थे और एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन की यूनिट पूछ लिया गया है। एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन क्या होता है? मान लो आप एक्सरे करवा रहे हो और एक्सरे की जो रेज है वो आपकी बॉडी के ऊपर पुट डाउन हुई और आपकी बॉडी के सेल और टिश्यू ने कितनी रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, उनको एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन कहते हैं। कितनी रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया? ऑप्शन है रोएंटगन, ये यूनिट है उसकी, रेड ये यूनिट है, रैम ये यूनिट है, या साइवर्ट। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए और आपको यूनिट पूछा है एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन का। एनी आइडिया? थोड़ा मुश्किल से लग रहा है, ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन से इस तरीके के सवाल आने की संभावनाएं हैं वहां पे, है ना। इजी क्वेश्चन भी आते हैं और थोड़े इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन जो है हम करके आते हैं जो नेगेटिव में चले जाते हैं। इजी क्वेश्चन जो है वो सबके सही होते हैं, तो जो स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं वो यही होते हैं और हमें सेलेक्टेड लिस्ट के अंदर या बाहर रखने का काम इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो हम इनको थोड़ा क्लियर करने की यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो देखिएगा, ये चारों ही यूनिट है रेडिएशन की। कौन कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट होती है? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा, एब्जॉर्ब रेडिएशन की यूनिट जो है वो रेड को कहते हैं, बी, रेड इज द करेक्ट वन। क्या होता है? तो जो रेडिएशन डोज एब्जॉर्ब करता है कोई पर्सन, उसको हम किस से मेजर करते हैं? कोई भी पर्सन अगर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है तो उसको हम मेजर करते हैं रेड से या मेजर करते हैं ग्रे से, जिसको GY लिखते हैं। रेड और ग्रे, है ना, दो अलग अलग, ग्रे जो होती है वो ऐसा ही यूनिट है ना। तो ये दो अलग अलग तरह की यूनिट वहां पे चलती है, रेड और ग्रे। एब्जॉर्ब रेडिएशन के लिए रेड और ग्रे ये दो तरह की यूनिट चलती है। ऐसा ही यूनिट में इसको ग्रे लिखते हैं और बाकी इसको रेड के नाम से लिखा जाता है। तो ये दो यूनिट है रेडिएशन की जो कि एब्जॉर्ब रेडिएशन को मेजर करती है। इसके अलावा जो रैम और साइवर्ट होती है, ये बायोलॉजिकल रिस्क ऑफ एक्सपोजर, द बायोलॉजिकल रिस्क ऑफ एक्सपोजर टू रेडिएशन, रेडिएशन से बायोलॉजिकल रिस्क कितनी एक्सपोजर की, इसको मेजर करने की यूनिट होती है रैम एंड साइवर्ट। रैम और साइवर्ट जो होती है दोनों, है ना, साइवर्ट जो है वो ऐसा यूनिट है अगेन, और एक यूनिट होती है रैम। ये दोनों की दोनों यूनिट किसको मेजर करती है? बायोलॉजिकल रिस्क ऑफ एक्सपोजर टू रेडिएशन, रेडिएशन से एक्सपोजर होने की बायोलॉजिकल रिस्क। एब्जॉर्ब रेडिएशन पूछे तो आपका जवाब रेड होना चाहिए, बायोलॉजिकल रिस्क पूछे तो आपका जवाब रैम और साइवर्ट होना चाहिए, है ना। हो सकता है कि एब्जॉर्ब रेडिएशन की जगह बायोलॉजिकल रिस्क ऑफ एक्सपोजर देके रैम की जगह ग्रे लिख दो तो जवाब साइवर्ट बन जाएगा। तो रटना नहीं है, समझना है कि एब्जॉर्ब रेडिएशन की बात हो रही है, बायोलॉजिकल रिस्क ऑफ एक्सपोजर की बात हो रही है। तीसरा होता है रोएंटगन। रोएंटगन जो है वो यूनिट है एक्सपोजर टू आयोनाइजिंग रेडिएशन। रोएंटगन, वो साइंटिस्ट है जिन्होंने एक्सरे का इजाद किया था और उनकी यूनिट जो है वो मेजर करती है एक्सपोजर टू रेडिएशन, मतलब कितनी रेडिएशन एक्सपोज की। आप एक्सरे कर रहे थे तो कितनी रेडिएशन का एक्सपोजर हुआ वो रोएंटगन में काउंट करेंगे, कितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई वो रेड और ग्रे में काउंट करेंगे, और कितना रिस्क है एक्सपोजर का उसको रैम और साइवर्ट से जो है यूनिट से हम मेजर करते हैं। तो ये अलग अलग यूनिट है रेडिएशन की, चारों यूनिट है मैंने बोला था। एब्जॉर्ब रेडिएशन रेड यूनिट से काउंट होते हैं, रेड एंड ग्रे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट अलग अलग रेडिएशन की। क्वेश्चन है थिकनेस ऑफ लेड एप्रन ऑफ प्रिवेंट रेडिएशन। रेडिएशन को प्रिवेंट करने के लिए जो लेड एप्रन पहना जाता है, लेड एप्रन जो होता है रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, उस लेड एप्रन की थिकनेस कितनी होती है? थिकनेस का मतलब मोटाई कितनी होती है, कितना मोटा होना चाहिए लेड एप्रन अगर आपको रेडिएशन प्रिवेंट करना है तो? 0.1 mm, 0.2 mm, 0.5 mm, 1 mm, लेड एप्रन की थिकनेस कितना मोटाई होना चाहिए? अच्छा, कुछ लोगों के जवाब सही है, लेकिन कुछ लोगों ने गलत जवाब भी लिखे हैं। 1 mm लिखा है, कुछ लोगों ने 0.5 लिखा है। तो देखिएगा, 0.1 और 0.2 mm तो बहुत कम है ना, बहुत लेस है। 1 mm थोड़ा ज्यादा है। द करेक्ट आंसर इज 0.5 mm, हाफ mm, आधा mm, है ना, हाफ mm। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा। लेड एप्रन जो है उसकी थिकनेस हाफ mm अगर है तो वो रेडिएशन को प्रिवेंट कर सकता है। इससे कम है तो नहीं कर सकता, इससे ज्यादा है तो बेसिकली कर सकता है, पर इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। हाफ mm से ही आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा सी, 0.5 mm। इतनी थिकनेस लेड एप्रन की होनी चाहिए अगर आपको रेडिएशन से प्रिवेंशन करना है खुद को, और रेडिएशन से एक्सपोज होने से खुद को क्या करना है, प्रिवेंट करना है, हाफ mm।
नेक्स्ट है माइट्स आर दी वेक्टर ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज एक्सेप्ट, कुछ बीमारियों के नाम दिए गए हैं, उसमें जो वेक्टर है वो माइट्स है सभी बीमारियों के, एक को छोड़ के, मतलब किस बीमारी का वेक्टर माइट्स नहीं है ये आपको बताना है। इसके बीज पहली बीमारी है, स्कब टाइपस दूसरा बीमारी है, रिकेट्सियल पॉक्स तीसरा बीमारी है, और कायासानूर फॉरेस्ट डिजीज ये फोर्थ डिजीज है। चार बीमारी। सवाल ने पूछा है माइट्स आर दी वेक्टर, वेक्टर जो है वो माइट्स है इन बीमारियों के, एक को छोड़ के। तो आपको ये बताना है कि कौन सी बीमारी को छोड़ के बाकी सब के वेक्टर जो है वो माइट्स है। कई लोगों ने जवाब इसके बीच दिया है, मैं आपके लिए बता दूं कि इसके बीच का जो वेक्टर है वो माइट्स ही होता है, इसको इच माइट कहते हैं। सार्कोप्टी जिसके भी हमने नाम सुना है ना, इच माइट, तो इच माइट ही होता है वो, इच माइट जिसको हमने सार्कोप्टी जिसके भी बोला, तो इसके बीच का वेक्टर तो माइट्स होता है, तो ये तो जवाब नहीं बन सकता। इसके बीच के अलावा स्कब टाइफस और रिकेट्सियल पॉक्स, इन तीनों ही बीमारियों का जो वेक्टर है वो कौन होता है, माइट्स होता है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, डी, दैट इज कयासानूर फॉरेस्ट डिजीज। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने ठीक बोला है, के एफ डी इसको बोलते हैं, कयासानूर फॉरेस्ट डिजीज, के एफ डी। कयासानूर फॉरेस्ट डिजीज जो है उसका जो वेक्टर है वो माइट्स नहीं होता है, तो कौन होता है, तो ये बीमारी जो है इसका दूसरा नाम है मोंके डिजीज, ये पूछा हुआ सवाल है, याद रखिएगा, है ना। केएफडी या कयासानूर फॉरेस्ट डिजीज ये एक बीमारी है जिसका दूसरा नाम मोंके डिजीज भी है। सवाल पूछा हुआ है कैसनूर फॉरेस्ट डिजीज का दूसरा नाम क्या है, या किस बीमारी को मोंके डिजीज कहते हैं। चार ऑप्शन दे देंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कैसनूर फॉरेस्ट डिजीज को मोंके डिजीज के नाम से जाना जाता है। ये बीमारी जो होती है ये ट्रांसमिट होती है हार्ड एंड सॉफ्ट टिक के द्वारा, या माइट्स नहीं है, क्या है यहाँ पे, टिक्स है, और हार्ड और सॉफ्ट टिक्स के द्वारा ये ट्रांसमिट होती है। इंडिया के अंदर हार्ड टिक और आउटसाइड ऑफ द इंडिया के अंदर सॉफ्ट टिक होती है वहां पे। तो इस बीमारी का ट्रांसमिशन होता है हार्ड एंड सॉफ्ट टिक के द्वारा। बीमारी का नाम है केएफडी, कैसानूर फॉरेस्ट डिजीज, और इसी बीमारी का दूसरा नाम है मोंके डिजीज। और ये माइट से नहीं ट्रांसमिट होकर किससे होती है, टिक बाइट से। हार्ड टिक से इंडिया में और सॉफ्ट टिक से आउटसाइड ऑफ इंडिया ट्रांसमिशन के रीजन बनते हैं। नेक्स्ट है मॉस्किटोज दैट ब्रीड इन डर्टी वाटर कलेक्शन आर, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मॉस्किटो जो कि ब्रीड देते हैं, ब्रीड मतलब अपने अंडे देते हैं डर्टी वाटर कलेक्शन के अंदर, वो क्या कहलाते हैं, जो मॉस्किटो ब्रीड देते हैं डर्टी वाटर कलेक्शन में, उनको क्या कहते हैं, एनोफ्लीज मॉस्किटो, क्यूलेक्स मॉस्किटो, एडीज मॉस्किटो, मानसोनिया। कौन से मॉस्किटो है जो अपनी ब्रीड जो है वो देते हैं डर्टी वाटर के अंदर, कौन से मॉस्किटो जो अपनी ब्रीड देते हैं डर्टी वाटर के अंदर। तीन चार ऑप्शन यहाँ पे है, आपको सही जवाब देना है, डर्टी वाटर में ब्रीड देने वाले मॉस्किटो कौन से होते हैं। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने ठीक जवाब दिया है, एंड द करेक्ट आंसर इज नहीं, द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज क्यूलेक्स। द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज क्यूलेक्स। क्यूलेक्स जो होता है वो इंपॉर्टेंट मॉस्किटो है जिसकी स्पेसीज इंडिया में पाई जाती है, और क्यूलेक्स मॉस्किटो की वो स्पेसीज जो इंडिया में पाई जाती है जो डर्टी वाटर में ब्रीड देती है, क्यूलेक्स मॉस्किटो स्पेसीज जो इंडिया में पाई जाती है, वो स्पेसीज जो होती है वो क्यूलेक्स मॉस्किटो की फैटीगेनस, क्यूलेक्स विष्णुई, क्यूलेक्स जेलिडस, क्यूलेक्स ट्राई एनोर हाइपस, ये क्यूलेक्स मॉस्किटो जो होता है वो फाइलेरियसिस, जापानीज एनकेफेलाइटिस, इस तरह की बीमारियां करता है। तो क्यूलेक्स मॉस्किटो जो कि फाइलेरियसिस है ना, बॉन क्रॉपटेन फाइलेरियसिस, फाइलेरिया हाथी पांव जिसको कहते हैं, एक लेग जो होता है वो बहुत ज्यादा एडिमेटस हो जाता है, फाइलेरिया। और इसके अलावा जापानीज एनकेफेलाइटिस, इन बीमारियों का कारण बनता है क्यूलेक्स मॉस्किटो। एनोफ्लीज मॉस्किटो जो होता है फीमेल एनोफ्लीज, वो मलेरिया बीमारी करता है, मलेरिया, है ना। क्यूलेक्स मॉस्किटो जो होता है, हालांकि वेक्टर बोर्न डिजीज हम पढ़ेंगे, फाइलेरिया बीमारी करता है, फाइलेरिया एंड जापानीज एनकेफेलाइटिस, जापानीज एनकेफेलाइटिस। और एडीज मॉस्किटो जो है, फाइलेरिया जो बीमारी है वो क्यूलेक्स करता है, एडीज मॉस्किटो जो होता है वो करता है डेंगू, येलो फीवर, चिकनगुनिया, है ना, डेंगू, येलो फीवर, चिकनगुनिया, है ना, येलो फीवर, चिकनगुनिया, ये सब करने का काम जो है वो कौन करता है, एडीज मॉस्किटो। तो यहाँ पे आपको पूछा गया था क्यूलेक्स स्पेसीज जो है
कौन सी स्पेसीज जो है वो अपने मॉस्किटो या ब्रेड डर्टी वाटर में देती है, तो जवाब है उसका क्यूलेक्स। नेक्स्ट है डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय, डेंगू फीवर जो है वो किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, एनी आइडिया? डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय, बहुत बढ़िया, मल्टीपल लोग जो है वो यहाँ पे जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं साहब अभी आपने बताया वही है, एडीज मॉस्किटो से डेंगू फीवर होता है, एडीज मॉस्किटो से डेंगू फीवर होता है। पर ऑप्शन है आप लोगों के लिए टाइगर मॉस्किटो, जैकाल मॉस्किटो, वॉल्फ मॉस्किटो, लोयन मॉस्किटो। अब आप कहेंगे साहब और एडीज मॉस्किटो होता है, टाइगर, जैकाल, वॉल्फ या लोयन मॉस्किटो नहीं होते हैं, तो आपको उस एडीज मॉस्किटो का ही दूसरा नाम यहाँ पे बताना है। डेफिनेटली डेंगू फीवर जो है वो ट्रांसमिट होता है एडीज मॉस्किटो से। एडीज मॉस्किटो जो है फीमेल मॉस्किटो होता है एडीज मॉस्किटो। एडीज मॉस्किटो का दूसरा नाम क्या है, टाइगर, जैकाल, वॉल्फ या लोयन मॉस्किटो, एनी आइडिया? बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने सही जवाब भी दिया है ना, कुछ लोगों को आइडिया नहीं है, तो मैं बता दूं आपको कि डेंगू फीवर जो है वो ट्रांसमिट होता है एडीज मॉस्किटो से, और एडीज मॉस्किटो को ही हम एक दूसरे नाम से जानते हैं टाइगर मॉस्किटो। एडीज मॉस्किटो जो है इसका दूसरा नाम है टाइगर मॉस्किटो, वी कैन से इट्स टाइगर मॉस्किटो, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। डेंगू फीवर ट्रांसमिट होता है, वी कैन से इट्स ट्रांसमिटेड बाय टाइगर मॉस्किटो। टाइगर मॉस्किटो इज द अनदर नेम ऑफ एडीज मॉस्किटो, एडीज मॉस्किटो का दूसरा नाम है। क्यों है? क्योंकि इस एडीज मॉस्किटो के ऊपर व्हाइट स्ट्राइप्स पाए जाते हैं और ब्लैक बॉडी होती है, बॉडी ब्लैक होती है और सफेद कलर की ऊपर लाइनिंग होती है ना, उसकी जो स्ट्राइप्ड है उसका कैरेक्टर जो होता है लेग के अंदर इस तरीके का देखने को मिलता है, इसलिए हम इसको कौन सा मॉस्किटो कहते हैं, टाइगर मॉस्किटो, है ना। ब्लैक बॉडी के साथ में व्हाइट कलर की धारियां होना, स्ट्राइप्स मतलब धारियां पाए जाना, एडिस मॉस्किटो को टाइगर का रूप, टाइगर का प्रारूप देते हैं, इसलिए हम इसको टाइगर मॉस्किटो कहते हैं, है ना। अगर आप इस पिक्चर से देखें तो इसका जो लेग है और इसकी जो बॉडी है वो एक्जेक्टली ब्लैक होती है, लेकिन उसके ऊपर व्हाइट कलर की स्ट्राइप्स पाई जाती है, और ये व्हाइट स्ट्राइप्स जो है इसको टाइगर का लुक देती है, इसलिए वी कैन से एडिस मॉस्किटो या डेंगू फीवर जो है उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म या ट्रांसमिशन जो है उसका टाइगर मॉस्किटो के द्वारा होता है। इसी को, यही मॉस्किटो एडिस मॉस्किटो के नाम से जाना जाता है। सो एडिस मॉस्किटो और टाइगर मॉस्किटो याद रखिएगा, एक ही बात है। नेक्स्ट वन है बेस्ट अप्रोच, बेस्ट अप्रोच टू कंट्रोल ऑफ आर्थ्रोपोड्स। जितने भी आर्थ्रोपोड्स है, जितने भी मॉस्किटोज की हम यहाँ पे बात करें, इन सारे आर्थ्रोपोड्स को कंट्रोल करने का बेस्ट अप्रोच कौन सा रहेगा, हाउ वी कैन कंट्रोल दीज आर्थ्रोपोड्स। बेस्ट अप्रोच यहाँ पे पूछिए टू कंट्रोल आर्थ्रोपोड्स। फर्स्ट ऑप्शन है एनवायरमेंट को कंट्रोल करके, सेकंड है केमिकल कंट्रोल करके, थर्ड वन है बायोलॉजिकल कंट्रोल करके, फोर्थ वन है जेनेटिक कंट्रोल करके। आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं वो वेक्टर बोर्न डिजीज होते हैं, है ना। जितने भी मॉस्किटोज होते हैं या जितने भी जो है इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं वो सब आर्थ्रोपोड्स में आते हैं, तो उनको कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या रहेगा, बहुत बढ़िया, कई सारे लोगों का जवाब बिल्कुल सही है, और द करेक्ट आंसर इज एनवायरमेंटल कंट्रोल, बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छे। एनवायरमेंट को कंट्रोल करके आप सभी आर्थ्रोपोड्स को बेस्ट अप्रोचली कंट्रोल कर सकते हैं। एनवायरमेंटल कंट्रोल बेस्ट अप्रोच है आर्थ्रोपोड्स को कंट्रोल करने का। एनवायरमेंट को कंट्रोल करेंगे बाय द यूजिंग ऑफ डिफरेंट टाइप के इंसेक्टिसाइड्स को आप यूज करके, और एनवायरमेंट को कंट्रोल करेंगे तभी आर्थ्रोपोड्स कंट्रोल होंगे। कहीं भी डर्टी वाटर जो है उसका कलेक्शन नहीं होने देंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें, मतलब आपको हाइजीन और सैनिटेशन मेंटेन करना है, एनवायरमेंट को स्वच्छ जो है आपको एनवायरमेंट को रखना है, तो आप आर्थ्रोपोड्स को कंट्रोल कर सकते हो। तो एनवायरमेंटल कंट्रोल इज द बेस्ट अप्रोच टू कंट्रोल आर्थ्रोपोड्स। रेजिडुअल स्प्रे कर दो, है ना, स्प्रे करते हैं मॉस्किटो को कंट्रोल करने के, जैसे डीडीटी का, लिंडेन का स्प्रे कर दो, मेलाथियोन, ये स्प्रे अवेलेबल होते हैं, लिंडेन, मेलाथियोन और डीडीटी, ये स्प्रे मॉस्किटो को कंट्रोल करते हैं, और इन स्प्रे, इनको रेजिडुअल स्प्रे कर दो एनवायरमेंट के अंदर, जहां भी आप एनवायरमेंट को हाइजीनिक रखना चाहते हो, इनके स्प्रे से आप आर्थ्रोपोड्स जो है उसको कंट्रोल कर सकते हो। पानी को इकट्ठा नहीं होने देना होता है किसी भी जगह पे, इससे मॉस्किटो जो है वहां पे अपनी ब्रेड देते हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रहती है, एनवायरमेंटल कंट्रोल के द्वारा आप कंट्रोल कर सकते हो आर्थ्रोपोड्स को। नॉर्मल लाइफ स्पान ऑफ मॉस्किटोज इज, मॉस्किटो की नॉर्मल लाइफ स्पान कितनी होती है, क्वेश्चन ने पूछा है जो मॉस्किटो है उसका नॉर्मल लाइफ स्पान कितना होता है। ऑप्शन है
2 to 3 days, 5 to 7 days, 8 to 34 days, 3 to 4 months। कितना होता है नॉर्मल लाइफ स्पान मॉस्किटो का? लाइफ स्पान यहाँ पे पूछा है मॉस्किटो का, हालांकि ये वेरी करता है, बहुत ज्यादा वेरिएशन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है ना? जैसे एक है 2 to 3 डेज, तो ज्यादा वेरिएशन नहीं है। 5 to 7 डेज तो 1-2 दिन का ही वेरिएशन है। 3 से 4 मंथ तो एक आध मंथ का वेरिएशन है। लेकिन 8 से 34 दिन में बहुत ज्यादा वेरिएशन है। तो मॉस्किटो का लाइफ स्पान भी बहुत ज्यादा वेरी करता है, इसलिए हम इसका लाइफ स्पान बोलते हैं 8 to 34 डेज। ये बहुत ज्यादा वेरी करने वाला लाइफ स्पान है ना? मॉस्किटो में जो मेल मॉस्किटो होते हैं, बाय 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 डिफॉल्ट रूल वो मॉस्किटो जो है उनका लाइफ स्पान जो है बहुत शॉर्ट होता है, फीमेल का ज्यादा होता है ना? और मॉस्किटो का लाइफ स्पान जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के ऊपर, है ना? जैसा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी होगा उसके अनुसार उनका लाइफ स्पान अरेंज हो जाता है। जो एग होते हैं मॉस्किटो को 1 से 2 दिन तक एग रहते हैं। लार्वल स्टेज होती है वो 5 से 7 दिन के लिए ऑक्यूपाइड रहती है, और उसके बाद में इनका जो है अलग अलग लाइफ स्पान वहां पे रहता है, अलग अलग स्टेज के अंदर। और हमने बोला कि मेल जो है उसका लाइफ स्पान थोड़ा शॉर्ट रहता है। बाकी एडल्ट मॉस्किटो जो है वो लगभग 2 सप्ताह तक जिंदा रहते हैं। तो 8 से 34 दिन के बीच में 2 सप्ताह का टाइम पीरियड आता है, तो 2 वीक्स तक वो लगभग सर्वाइव करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा 8 to 34 डेज। सैंड फ्लाई डज नॉट ट्रांसमिट, सैंड फ्लाई जो है वो कौन सी बीमारी का ट्रांसमिशन नहीं कर सकती, है ना? इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि सैंड फ्लाई से कौन कौन सी बीमारी होती है। ये आपको पता है तो आप पता लगा सकते हो कि कौन सी बीमारी का ट्रांसमिशन नहीं कर सकती। ऑप्शन है काला आजार, ओरिएंटल सोर, ओरैया फीवर, ट्रेंच फीवर। सैंड फ्लाई डजंट ट्रांसमिट। कई लोगों ने जवाब काला आजार लिखा है। काला आजार सैंड फ्लाई से होता है। यहाँ पूछा है कौन सा नहीं होता है, आप पूरा सवाल को पढ़े। कौन सा नहीं होता है, यहाँ पे ये पूछा है, कौन सा होता है ये नहीं पूछा, क्योंकि इससे 3 बीमारियां होती है, काला आजार उसमें से एक है। सैंड फ्लाई जो है वो ट्रांसमिट कर सकती है काला आजार, ओरिएंटल सोर, ओरैया फीवर। ये तीनों के तीनों सैंड फ्लाई से होने वाले प्रॉब्लम है। लेकिन सैंड फ्लाई से ट्रेंच फीवर ट्रांसमिशन नहीं होता है, इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? डी, दैट इज ट्रेंच फीवर। ट्रेंच फीवर सैंड फ्लाई से नहीं होता है, बाकी सारे सैंड फ्लाई से होते हैं। तो ट्रेंच फीवर जो है वो किससे होता है? तो ट्रेंच फीवर जिसका दूसरा नाम रिकेट्सियल डिजीज है, जिसका ट्रांसमिशन जो होता है वो बार्टोनेला क्वेंटाना से होता है ना? रिकेट्सियल फीवर जिसका ट्रांसमिशन बार्टोनेला क्वांटेना, ट्रेंच फीवर का ही दूसरा नाम है रिकेट्सियल फीवर, और इसका पॉजिटिव ओरिजिन रहता है बार्टोनेला क्वांटेना, सैंड फ्लाई नहीं होती है, बार्टोनेला क्वांटेना। और ये जो बार्टोनेला क्वांटेना है इसमें वेक्टर जो होता है इस बीमारी का, रिकेट्सियल फीवर या ट्रेंच फीवर का, उसमें वेक्टर जो होता है वो लाउस होता है, लाउस के द्वारा ये फैलता है। ह्यूमन बीइंग इसके रिजर्वायर होते हैं, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन लाउस का फिशेज होता है। लाउस का जो फिशेज है वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। और इसके ट्रीटमेंट के लिए ट्रेंच फीवर का ट्रीटमेंट T4 ट्रेंच और T4 टेट्रासाइक्लिन, तो इसका ट्रीटमेंट है, ड्रग ऑफ चॉइस है टेट्रासाइक्लिन ट्रेंच फीवर की। रिकेट्सियल फीवर भी कहते हैं, बार्टोनेला क्वांटेना इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, और ह्यूमन बीइंग इसका रिजर्वायर है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन लाउस फिशेज है, टेट्रासाइक्लिन इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। बाकी सैंड फ्लाई जो है उसकी ड्रग ऑफ चॉइस माना जाता है DDT को, है ना? सैंड फ्लाई जो है उसका ड्रग ऑफ चॉइस, कालाजार, ओरिएंटल सोर या ओरेया फीवर करने वाली सैंड फ्लाई जो है उसका ड्रग ऑफ चॉइस होता है DDT, है ना? DDT ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है सैंड। लेकिन ट्रेंच फीवर जो है वो टेट्रासाइक्लिन से ट्रीट होता है। DDT क्या है ना? सवाल ने पूछा है DDT है क्या? है DDT स्टोमक पॉइजन, रेपिलेंट्स, कॉन्टेक्ट पॉइजन्स, फ्यूमिगेंट्स। DDT क्या है ना? स्टोमक पॉइजन है, रेपिलेंट्स है, कॉन्टेक्ट पॉइजन है, या फ्यूमिगेट्स है। DDT का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो DDT जो है उसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये DDT का फुल फॉर्म है। कुछ लोग इसका जवाब सही दे रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये ऑर्गेनोक्लोरीन इंसेक्टिसाइड्स कैटेगरी के अंदर आता है ना? अगर ये सवाल आपको पूछे कि कौन सी कैटेगरी का इंसेक्टिसाइड्स है DDT, तो आपका जवाब होना चाहिए ऑर्गेनोक्लोरीन इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड कई तरीके के होते हैं, जिसमें ऑर्गेनोफॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, इसके अलावा कार्बामेट इंसेक्टिसाइड्स होते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड्स के अंदर मेलेथियोन, पैराथियोन, फेंथियोन, डाइजीनोन, ये इस तरीके के आते हैं। ये दिल्ली एम्स में भी पूछा हुआ सवाल था।
तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस में ही आते हैं। ऑर्गेनोक्लोरीन इंसेक्टिसाइड के अंदर डीडीटी, लिंडेन, ये सारी चीजें आती है। और कार्बामेट के अंदर कार्बारिल और प्रोपोक्सर वगैरह आते हैं। तो ऑर्गेनोक्लोरीन इंसेक्टिसाइड्स के अंदर आता है डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन इसका फुल फॉर्म है। और ये बिल्कुल सही, कुछ लोगों का जवाब सही है कि ये कॉन्टेक्ट पॉइजन होता है। कैसा होता है? कॉन्टेक्ट पॉइजन होता है। और किसको डैमेज करता है? नर्व को डैमेज करता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है। और ये एसिटाइल कोलिनेस्टेज इनहिबिटर की तरह काम करता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम करता है ये, है ना। तो ये नर्व प्रॉब्लम करता है एसिटाइल कोलिन, और मसल के अंदर उसका जो इंपल्सेस का ट्रांसमिशन है उसको अल्टर्ड या गड़बड़ करता है। तो ये है डीडीटी, कॉन्टेक्ट पॉइजन। तो सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डीडीटी इज ए कॉन्टेक्ट पॉइजन। तो ये कुछ बातें इंपॉर्टेंट थी डीडीटी के बारे में। डाइथाइल डाइक्लोरो, इसको हमने बोला फिनोल, और ये कॉन्टेक्ट पॉइजन वहां पे डीडीटी जो है वो कॉन्टेक्ट पॉइजन की तरह होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किए। आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा, बहुत अच्छे से जवाब दिया, और आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। वीडियो के अंदर जो कमेंट बॉक्स है वहाँ अपना सुझाव जरूर डालें कि आपको ये क्लास जो है वो किस तरीके का लगा। इसके अलावा एक काम करें, इस चैनल उस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाएं, ताकि भगवान कृष्ण के उस वाक्य को हम सार्थक कर सके कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने। तो देखते हैं आप कितना सारथी बनते हैं और कितने लोगों का हेल्पिंग हैंड बन के उनकी मदद करते हैं। तो मिलते हैं दोबारा एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में, नए कंटेंट के साथ में, नई एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।